चलिए आज हम लोग रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। दैट इज ए बराबर r/2। ये हमें प्रूव करना है स्फेरिकल मिरर द्वारा, जहाँ f स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ है, r स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें, जैसे मान ले मैंने ये एक स्फेरिकल मिरर बनाया जिसमें यह स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस डाउन है इस और बल्गिंग सरफेस पॉलिश्ड किया हुआ है, इसलिए इस स्फेरिकल मिरर को हम लोग पहले से जानते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अब इस स्फेरिकल मिरर के सरफेस के बीचों बीच पॉइंट लिया जाएगा जिसको पोल बोलेंगे, और ये स्फेरिकल मिरर किसी स्फेयर का पार्ट होगा जो उस स्फेयर के खुद का सेंटर होगा, जो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी वह एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसके बाद आप सोचिए कि इस स्फेरिकल मिरर के फ्रंट में मैं एक सोर्स रखता हूँ, सोर्स लाइट, जिससे कि रे रिलीज होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे रे रिलीज होगी, तो इसमें से वैसी रे को हम लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या किए कि एक कॉनकेव मिरर के सामने पॉइंट सोर्स रखा जिससे लाइट रिलीज हो रही, तो उस रिलीज लाइट में से मैं ऐसे लाइट को चूज कर रहा हूँ जो लाइट इस स्फेरिकल मिरर के पैराक्सियल हो। पैराक्सियल का मतलब वैसी रे जो मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो मैं अब यहाँ स्फेरिकल मिरर के सामने एक सोर्स लाइट रखा जिससे रे रिलीज हो रही है, और उस सोर्स लाइट से रिलीज हुई वैसी रे को मैं लूँगा जो रे इस स्फेरिकल मिरर के पैराक्सियल होगा। पैराक्सियल होगा यानी जो रे बहुत क्लोजर होगी स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो उसी रे को लेंगे। तो यहाँ रे फॉल्स ऑन स्फेरिकल मिरर होगा जिससे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में रिट्रेस होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है या कट करता हुआ अपीयर होगा वो पॉइंट फोकस कहलाएगा। तो यहाँ पे कट कर गया इसलिए कॉनकेव मिरर है ये। अगर कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे तो वहाँ पे अपीयर होगा कटता हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख, जो रे स्ट्राइक ऑन सरफेस ऑफ मिरर है उसे इंसिडेंट रे कहेंगे। यहाँ पे नाम दे लें, ए ओ इंसिडेंट रे हुआ, और यहाँ पे ओ बी आपका रिफ्लेक्टेड रे हुआ। और इस इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक श्योर नॉर्मल डाले जाते हैं, जो वह नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर ऑन सरफेस ऑफ मिरर होगा। तो यहाँ से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये एक आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच एंगल है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलूँगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल है। अब इसमें आप यहाँ देखें कि एओ आपके पास पैराक्सियल रे है, मतलब एओ वेरी क्लोजर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज है, जिसमें यहाँ पे नॉर्मल एक इंटरसेक्ट लाइन का काम कर रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन है नॉर्मल पैरेलल लाइंस के। तो यहाँ पे ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आपका आई हो जाएगा, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। दो पैरेलल लाइंस, एक इंटरसेक्ट लाइन है ये ओसी नॉर्मल, तो ये आई तो ये भी आई होगा क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर है, ठीक है।
अब आप यहाँ देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो मिलाने वाली लाइन होगी उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो आर होगा यहाँ पे। और इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। ऐसा करेंगे। अब ध्यान दें यहाँ पे, अगर आप ध्यान दें तो इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम COF है। देख रहे हैं आप, तो COF एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है मैं COF ट्रायंगल। तो आप इस COF ट्रायंगल में ये देखें कि आपके पास दो एंगल नॉन है I और R, और ये दोनों एंगल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो समझ में आ रहा है कि ये दो एंगल नॉन है I और R, ये दोनों इक्वल एंगल हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब दो किसी भी, मैं जानता हूँ गणित में कि किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल जब इक्वल हो जाता है तो उस ट्रायंगल के इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, मतलब CF बराबर होंगे OF के। तो ये आपका ट्रायंगल जो COF ट्रायंगल दिख रहा है इस फिगर में, वो बिल्कुल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, क्योंकि इसके दो एंगल और इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे ध्यान दें कैसे इसके बारे में मैं लिख सकता हूँ, चूँकि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COF, किससे इक्वल हुआ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब अगेन देखिए, अगेन पुनः हम क्या करने जा रहा हूँ, देखिए चूंकि AO इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस PC के, तो जब पैरेलल हो गया तो इसलिए एंगल AOC बराबर है एंगल OCF के। ये कैसे हुआ, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल OCF, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। चलिए इसको सेकंड मान ली। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूँ, तो जब कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशंस को, तो देखें AOC दोनों में एंगल दिख रहा है लेफ्ट साइड का, तो राइट साइड एंगल बराबर होगा, तो एंगल COF बराबर होगा एंगल OCF। तो जब ये दो एंगल इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल के तो आइसोसेलेस हो जाता है, तो सो ट्रायंगल COF is an आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। इसलिए इसके इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल होगा, तो आपका यहाँ पे FC बराबर होगा OF के। इसको मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। व्हेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O इज वेरी क्लोजर टू द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यानी जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस स्फेरिकल मिरर के पोल के बहुत नज़दीक होगा, बहुत क्लोजर होगा, तो सोचे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O अगर यहाँ पे आ जाए पोल P के पास तो क्या होगा, तो उस स्थिति में फिर मैं यहाँ पे देखिए OP के पास आ गया, तो आपका यहाँ पे OF जो है वो लगभग PF के बराबर होने लगेगा। कब होगा OF बराबर PF, जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस स्फेरिकल मिरर के पोल के बहुत पास में होगा,
तो फिर मैं ओ के जगह पी कंसिडर करने लगूंगा, क्योंकि सभी डिस्टेंस को तो हमें स्फेरिकल मिरर में पोल से ही मेज़र करना होता है। तो इसको मान लेंगे 4। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ से चल रहा हूँ, तो थर्ड एंड फोर्थ में यहाँ पे ओ एफ बराबर है, तो ओ एफ का वैल्यू यहाँ पी एफ के बराबर है, यहाँ पे ओ एफ का वैल्यू एफ सी के बराबर है। तो हमारा ओ एफ का वैल्यू बराबर कितना मिलेगा, तो पी एफ बराबर मिलेगा एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी होगा। इतना समझ गए आप। इसके बाद फिर यहाँ देखिए, चूँकि पी सी बराबर मैं लिख सकता हूँ, देखें पी सी को मैं पी एफ प्लस एफ सी लिख सकता हूँ। देखें पी सी को पूरा को मैं पी एफ प्लस एफ सी लिख सकता हूँ। तो पी एफ के पी एफ सी के जगह पे मैं पी एफ बैठा सकता हूँ, क्योंकि एफ सी इक्वल है पी एफ के। ज़्यादा हो तो लिख दें कि एफ सी इज इक्वल टू पी एफ, तो इसलिए पी सी इज इक्वल टू पी एफ हुआ। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर पी सी जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पी सी है, जो कितना है आर, एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर पी एफ जो है वो एफ है। तो देखें नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर पी सी इज इक्वल टू आर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर पी एफ इज इक्वल टू एफ है। इसलिए पी सी के जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर आर लिखेंगे, बराबर 2 इंटू पी एफ फोकल लेंथ है, इसलिए एफ होगा। तो आर बराबर 2f, इसलिए एफ बराबर क्या होगा, तो r/2। तो यहाँ आप देखें बहुत आसान है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है स्फेरिकल मिरर का, वो स्फेरिकल मिरर के फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होगा, और फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, जो आपको दिख रहा है। तो यही रिलेशंस आते हैं यहाँ पे, स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का यही रिलेशंस है। ठीक है, देख लिया आप यहाँ पे। तो जैसे एफ बराबर r/2 दिख रहा है हमको यहाँ पे। जैसे मान ले इस पे क्वेश्चन बहुत आसान होगा, जैसे r बराबर बोला जाए कि 70 सेंटीमीटर है, तो एफ बराबर खाली जगह कितना मीटर होगा, ये आप सब कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो इस प्रूफ में, कहीं भी किसी लेक्चर के प्रूफ में, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कैसे हुआ। इसका ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा आपको, श्योर एंड सर्टेनली। थैंक यू स्टूडेंट्स।